A very good morning to all of you. Myself Sandhya, from Department of Physics, Government College Matan Hill, Chhajjar. Now, dear students, today we will be discuss about the magnetic hysteresis loop and its application. Our topic includes our topic includes the different parts. First one is magnetization curve. Second is a cycle of magnetization, or we can say that hysteresis. After that, calculation of hysteresis losses, soft and hard magnetic materials, and then importance of hysteresis curve. First of all, magnetization curve. The proper selection of the magnetic material involves the magnetic properties of magnetic material in terms of permeability and susceptibility. And the relation in terms of graphical representation of B and H, or we can say that I and H, we can say intensity and H, that is applied field respectively. The graphical representation termed as a magnetic curve, as we have discussed earlier, that there is a various class of magnetic material, that may be diamagnetic, that may be paramagnetic, that may be ferromagnetic materials, and individual materials have a different permeability, or we can say that different susceptibility we have discussed in earlier topic, that susceptibility is an ease with which the magnetic materials can be magnetized. ठीक है, जैसे डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से रिपेल करते हैं, और वी कैन से दैट फीबली, और वी कैन से दैट वीकली रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर. जो इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन होता है उनके अंदर, वो एक तरह से अपोज करता है जो फील्ड उसके ऊपर अप्लाई किया होता है. ठीक है, तो उनके केस में ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है. अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, उनके ऊपर अगर हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो फीबली अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो वहाँ ससेप्टिबिलिटी हमारी क्या थी, पॉजिटिव थी. और उसके बाद जैसे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं कि भाई उनके अंदर तो भाई ऑलरेडी डोमेन्स का अरेंजमेंट होता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन उनका खुद का भी होता है, जैसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन. तो उनके केस में जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो ससेप्टिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बिकॉज उनके अंदर ऑलरेडी मैग्नेटाइजेशन है, और हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं. तो फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो मतलब एक तरह से स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड को. तो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर परमिएबिलिटी एंड देयर ससेप्टिबिलिटी. ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेके चलते हैं कि भाई हम फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मैग्नेटाइजेशन कैसा मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी है विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फील्ड, दैट इज एच. तो इनकी जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेके चलते हैं तो हम कहते हैं कि इस कंप्लीट जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कर्व. आफ्टर दैट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब जो साइकिल वर्ड यूज़ किया जाता है मैग्नेटाइजेशन के अंदर, ठीक है, इसको हम कंप्लीट बोल देते हैं हिस्टेरेसिस. ठीक है, ये मतलब एक तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड है वो हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन है वो किस तरह से वेरी कर रहा है उसका ही रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, द बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक मटीरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू द साइक्लिक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एच. ये मतलब एक तरह से साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या कह रहे हैं कि हम एक साइक्लिक चेंज ले रहे हैं, उतना ही मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, उतना ही हमारा क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से चेंज कर रहा है मटेरियल के अंदर. ठीक है, जो हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन कितना इंड्यूस हो रहा है वो हम देख रहे हैं, और वो जो साइक्लिक चेंज है उसको हम क्या कह देते हैं, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, the value of magnetic field B is 0 when the applied magnetic field is 0, and it gradually increases when the applied field and reach a maximum value termed as saturated magnetization. ठीक है, जब स्टार्टिंग में हम लेके चलते हैं ओरिजिन से कि हमारा क्या हो गया कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम प्लॉट लेके चल रहे हैं तो हम लेके चल रहे हैं दो एक्सिस लेके चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अलोंग एक्स एक्सिस हम वेरी कर रहे हैं फील्ड को, और हम मैग्नेटाइजेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस.
तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं, जब हमारा फील्ड है वो हमने नहीं लगाया है, या हम कह रहे हैं कि मतलब फील्ड जो अप्लाइड है वो ज़ीरो है, देन उस केस में जो मैग्नेटिक मटेरियल हम लेके चल रही हैं उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन है उसकी वैल्यू भी क्या है, हमारी ज़ीरो है। ठीक है, वो ज़ीरो होगी। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर हम इंक्रीज़ करते जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है मटेरियल के अंदर वो चीज़ भी क्या करती जाएगी, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और इंक्रीज़ होने के बाद वो चीज़ एक टाइम ऐसा आ जाएगा, एक फील्ड की वैल्यू ऐसी आ जाएगी जिसके ऊपर वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बेशक हम मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करें, वो चीज़ क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। मीन्स क्या हो गया कि मतलब एक तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलना शुरू हो जाएगी, किसके अलोंग, हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन मिलने का मतलब है कि मतलब हमारा जो वाई वैल्यू है, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटाइजेशन की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, जिस वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन। After attaining the maximum magnetization, when we reduce the applied field, the value of B doesn't become zero, but there is some magnetism present in individual material known as residual magnetism, or we can say retentivity. अब हमने क्या कहा कि हमें सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन की जो स्टेट थी वो हमें मिल गई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फील्ड इंक्रीज़ कर रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं है, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, बिकॉज जो हमारा मैग्नेटिज्म था वो चीज़ हमारी सेचुरेट हो चुकी है। उसके बाद हम शुरू करते हैं कि अगर हम फील्ड डिक्रीज़ करते हैं तो इसमें किस तरह का बिहेवियर आता है। अब हम जैसे फील्ड डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि भाई जब हमारा फील्ड ज़ीरो था तब उसके अंदर मैग्नेटिज्म ज़ीरो था। ठीक है, जब हम इनिशियल स्टेज से चले थे। उसके बाद हमने क्या किया, फील्ड इंक्रीज किया, ग्रेजुअली इंक्रीज मैग्नेटिज्म हमें मिला, उसके बाद एक सैचुरेटेड पॉइंट मिल गया। उसके बाद अगर जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि भाई जो मैग्नेटिज्म है वो हमारा डिक्रीज नहीं होगा, उस मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म है वो बच जाएगा। वो जो मैग्नेटिज्म अब उसके अंदर बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, और वी कैन से रिटेंटिविटी। सॉरी, ये हमारा हो गया रिटेंटिविटी। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने ये लिया मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व है अपनी। ठीक है, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व होगी मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व में अगर हम लेके चलते हैं तो जैसे हमने दो एक्सिस लेके चल रही हैं, एक एक्सिस होगी, एक अपनी क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। अलोंग एक्स एक्सिस हम कह रहे हैं दैट इज अप्लाइड फील्ड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच, और वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस के अलोंग हमारा हो गया मैग्नेटिज्म दैट इज विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इनिशियली जब हम बात कर रहे हैं तो इनिशियली हम ओरिजिन पे जब बात कर रहे थे तो ओरिजिन पे हमने जब एच की वैल्यू ज़ीरो ली थी तो हमारा जो मैग्नेटिज्म था वो भी हमारा क्या था, ज़ीरो था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जिस तरह से इंक्रीज करना शुरू किया हमें क्या मिल गया, एक टाइम के बाद सैचुरेटेड पॉइंट मिल गया। ये वाला जो रीजन है ये हमारा क्या हो गया, सैचुरेटेड रीजन हो गया। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम जो फील्ड अटेन होना था वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अटेन हो चुका। इसको हम लिख सकते हैं MS। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया कि मतलब ये हमें मैक्सिमम मिल गया। उसके बाद जब आप डिक्रीज कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो आपका क्या हो जाएगा, जब आपका फील्ड ज़ीरो है तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू मैग्नेटिज्म की बचती है वाई एक्सिस के ऊपर जो हमें कट करेगी। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर जो कट करती है मैग्नेटिज्म की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या हो गया, फील्ड तो आप जो अप्लाई कर रहे हो वो चीज़ क्या है, ज़ीरो है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म की वैल्यू है। तो जो ये रीज़न होगा हमारा, ये हमें क्या दे देगा, एक तरह से रिटेंटिविटी। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ करते जाते हैं, डिक्रीज़ करते जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि मतलब हमें रिवर्स डायरेक्शन में सेम साइकिल हमें मिलेगा, कहीं ना कहीं जाके हमें एक सैचुरेशन पॉइंट मिलेगा। और उसके बाद मैक्सिमम डिक्रीज़ करने के बाद जब आप स्टार्टिंग से इंक्रीज़ करना शुरू करते हो तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पे ऐसा मिलेगा जिसमें आपका क्या हो जाएगा, फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू जो अप्लाई हुई है जिसके ऊपर मैग्नेटिज्म की वैल्यू है वो हमारी क्या है, कुछ ना कुछ हमें मैग्नेटिज्म की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो जो ये रीज़न है इसको हम क्या कहते हैं, कोरसिव फील्ड, या हम कह सकते हैं कोरसिविटी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें आई। फर्स्ट थिंग कि मतलब हम वही बिहेवियर देख रहे हैं M वर्सेस H,
ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप। जब हम साइक्लिक ऑर्डर में इसको मतलब उतना ही मैक्सिमम लेके जाते, उतना ही पॉजिटिव में लेके जाते हैं, उतना ही हम फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, उतना ही डिक्रीज कर रहे हैं, तो एक साइकिल सा हमें मिल जाता है। ठीक है, जो हमें दिखाता है कि फील्ड का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन है उसका वेरिएशन हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज जो सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन मिला है। सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन क्या है, वो पॉइंट जिसके ऊपर आपका क्या हो गया कि आप और आगे अगर फील्ड इंक्रीज कर रहे हो तो मैग्नेटिज्म की वैल्यू है वो हमें स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिल जाएगी, और ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम एमएस की वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, सेचुरेशन के बाद हम फील्ड डिक्रीज करना शुरू करते हैं। डिक्रीज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि भाई हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया है, हमने पूरा फील्ड जीरो कर दिया है जो अप्लाइड था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचा हुआ है। ये जो मैग्नेटिज्म होगा जो अब हमारे मटेरियल के अंदर बचा हुआ है, जो फील्ड की अब्सेंस के अंदर भी, इसको हम कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या फिर हम कह सकते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, फील्ड को स्लोली डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज करने के बाद भी हमें एक सेचुरेटेड पॉइंट मिलेगा, और उसके बाद फिर अगर हम कंटिन्यूअसली इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम कहते हैं कि फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू है जिसके ऊपर हमारा मैग्नेटिज्म है वो क्या है, ज़ीरो। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कोरेसिव फील्ड, या हम कह सकते हैं कोरेसिविटी। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज रिटेंटिविटी, सेकंड इज कोरेसिविटी, एंड थर्ड वन है वो हमें सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन। मतलब क्या हो गया कि उस पॉइंट के बाद आप फील्ड चाहे कितना भी इंक्रीज कर लो, आपका मैग्नेटिज्म वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है। तो ये पूरा का पूरा जो साइक्लिक है चेंज हम मैग्नेटिक फील्ड का लेके चल रहे हैं, तो हमें एक लूप की फॉर्म में मिलता है। तो हम इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, एमएच लूप, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कोरेसिव फील्ड क्या है, उसके बाद आफ्टर देन व्हेन द फील्ड इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ द मैग्नेटाइजेशन अगेन इंक्रीजेस टिल इट्स अगेन गेन द सैचुरेशन। ठीक है, इन दिस होल प्रोसेस द क्लोज कर्व इज ऑब्टेन इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हो गया, इसके अंदर हमें क्लोज लूप मिल रही है जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। अब हिस्टैरिसीस लूप हो गया, वो एक तरह से क्या होगी कि इंडिविजुअल कोई भी मटेरियल होगा उसकी एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे हम कहते हैं कि मतलब हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं वो हमारे हर एक इंडिविजुअल के क्या होते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फिंगरप्रिंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक तरह से डिफाइन कर सकती हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं। उसी तरह से क्या होगा कि मतलब कोई स्पेसिफिक मटेरियल है, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका कैसा मैग्नेटिज्म का बिहेवियर होगा, तो उसकी जो हिस्टैरिसीस लूप होगी वो भी यूनिक होगी। और उस मतलब हिस्टैरिसीस लूप की हेल्प से हम ये चीज़ बता भी सकते हैं कि वो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। इस तरह से जो मैक्सिमम और जो मतलब एक गुड शेप में जो हमें हिस्टैरिसीस लूप मिलती हैं वो जनरली किस में मिलती हैं, हमारी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में मिलती हैं। अब हमने हिस्टैरिसीस लूप की बात कर चुके हैं, हम कौन से पैरामीटर्स होते हैं, किस तरह का वेरिएशन होता है, किस किस के कोरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन है। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हिस्टैरिसीस लूप है वो एक्चुअल में हमें बताती क्या है। ठीक है, उसका मतलब एक तरह से फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम कह रहे हैं कि द कैलकुलेशन ऑफ हिस्टैरिसीस लॉसेस, मतलब एक तरह से हम मैग्नेटिज्म अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसका मतलब क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ लॉसेस की फॉर्म में हमें लॉसेस मिल रही हैं। ठीक है, तो वो लॉसेस हैं उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम इस एक्सप्रेशन में करेंगे। कंसिडर एन आयरन बार फॉर मेजरिंग द हिस्टैरिसीस लॉसेस। हमने क्या किया, हिस्टैरिसीस लॉसेस कंसिडर करने के लिए क्या कर दिया, एक आयरन बार है वो ले ली। एक आयरन बार लिया तो हमने क्या किया है, एल इज़ द लेंथ ऑफ आयरन बार। जो आयरन बार हम लेके चल रहे हैं उसके लिए लेंथ है वो क्या होगी, एल होगी। ए है वो हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया उस बार के कॉरस्पॉन्डिंग। और उसके ऊपर हमने क्या किया है, वायर की वाइंडिंग की है। ठीक है, वायर है उनके अंदर जो हमें टर्न्स लिए हैं वो कितने होंगे, एन नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आई है। अब इन वायर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, दैट इज आई। अब करंट अगर कहीं भी है तो करंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा कि मतलब करंट जिस तरह से आप चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ ईएमएफ वो जनरेट होगी। ठीक है, ईएमएफ अगर जनरेट हो रही है
तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, फॉर एग्जांपल ई से हम क्या कर रहे हैं, ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ईएमएफ है वो क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। और एन नंबर ऑफ टर्न्स लेके चल रही हैं तो साथ में क्या यूज़ करेंगे हम, एन, तो ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। नेगेटिव साइन यूज़ हुआ है कि मतलब जो चेंजेस उसके अंदर हो रहा है लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, वो फ्लक्स में चेंज है उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। नेगेटिव साइन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं। अब फाई है वो हमारा यूज़ हम कर रहे हैं, फाई रिप्रेजेंट करता है एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, बी डॉट डी एस, ठीक है। बी क्या हो गया हमारा, एक तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन, एस है वो हमारा क्या हो गया, एरिया की जो हम बात कर रहे हैं। एरिया हमने बोला है कि भाई आयरन रोड के कॉरस्पॉन्डिंग हम एरिया जो ले रहे हैं वो क्या है, ए है, तो हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ए। उसके बाद हम क्या कहें हैं, ए को हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि एरिया है वो हमारा फिक्स है, जो वेरी कर सकता है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा क्या होगा, माइनस एन डी डी बी बाई डी टी। उसके बाद ये हमारा आ गया ईएमएफ। ईएमएफ आने के बाद हम क्या करेंगे कि भाई हम यहाँ से जो कि ए हमारे पास ईएमएफ मिल गया, उसके बाद हमारे पास करंट है, तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ पावर यूज़ कर सकते, मतलब पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। द पावर कंज्यूम्ड इन मेंटेनिंग द करंट आई इज, पावर इज इक्वल टू क्या होगी आपकी, ई आई इज इक्वल टू एन ए डी बी बाई डी टी, और साथ में क्या आ जाएगा, आई, ठीक है। लेकिन जो सोलेनॉइडल है, ठीक है, सोलेनॉइड होता है उसमें क्या होता है कि भैया आप एक आयरन रोड लेते हैं, उसके चारों तरफ आपने क्या किया है, करंट मूव कर रहा है थ्रू द वायर, ठीक है। तो सेम चीज़ है, तो सोलेनॉइड के करंट केस के में क्या होता है, जो सोलेनॉइड होता है उसमें क्या होता है, एच इज इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाई एल हो गया, ठीक है। इस रिलेशन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। करंट की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी जो ऊपर जो हमने पावर का एक्सप्रेशन यूज़ किया है उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, आई की जगह पे हम यूज़ करेंगे एन एच एल डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो गया, एन, ठीक है। हमने क्या किया, ए एल एच एंड डी बी बाई डी टी हमें फाइनली मिल जाता है। अब क्या हो गया, पावर अगर हमें मिल गई तो पावर क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन हमें क्या देता है, पावर देता है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई अगर हमें पावर मिली हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। एनर्जी फाइंड आउट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए एल एच डी बी बाई डी टी, और साथ में क्या आ जाएगा, डी टी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एनर्जी स्पेंट या फिर कह सकते हो चेंज इन मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ए एल एच डी बी। अब क्या हो गया, नेट वर्क डन। अब ये हमारा वर्क डन में एक स्मॉल एलिमेंट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, एक स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट अगर साइकिल के ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप वर्क डन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस क्लोज हॉल के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करोगे तो जो टोटल वर्क डन है वो कितना आ जाएगा आपका, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू ए एल, और आपका क्या आ गया, एच डी बी, ठीक है। क्लोज लूप है तो हम क्या लगा रहे हैं, एक इंटीग्रेशन के साथ क्लोज लूप वाला साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर क्या हो गया, एच डी बी इज़ द एरिया ऑफ बी एच कर्व एंड ए एल इज़ द वॉल्यूम ऑफ एन आयरन बार, ठीक है। आयरन बार की जो वॉल्यूम होगी वो ए एल हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कहोगे, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। अब वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम हमारी क्या है, एरिया इंटू लेंथ है, ठीक है। एरिया कितना हो गया, ए, और लेंथ कितनी है, एल, तो ए एल क्या होगी, हमें दे रही है वॉल्यूम, तो अगर हम ए एल से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एच डी बी, ठीक है। तो ये एच डी बी एक्चुअल में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के साथ आपका जो मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म जितना भी उस मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो साइकिल है या हिस्टेरेसिस लूप कह सकते हैं, इसका पूरा जो एरिया होगा वो हमें एक तरह से क्या बता देगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं वर्क डन पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो हमें किससे पता चल जाएगा, एरिया ऑफ बी एच कर्व, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ बी एच कर्व अगर हमें कोई मिल जाता है किसी भी मटेरियल के लिए, तो हम देख सकते हैं कि उसके कोरस्पॉन्डिंग लॉसेस हैं वो कितने ज़्यादा होंगे। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ही ज़्यादा आपके क्या होंगे, उस मटेरियल के अंदर लॉसेस होंगे, ठीक है। एरिया जितना कम होगा उतने ही मैग्नेटिज्म के कोरस्पॉन्डिंग लॉसेस हैं वो हमारे क्या होंगे, कम होंगे।
उसके बाद हम बात करते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या है कि इस BH कर्व का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन है हमारा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड सेकंड वन है हमारा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। द शेप एंड एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल। शेप कैसी है, एरिया कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सॉफ्ट में क्या होगा, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व इज स्मॉल, जिनका एरिया स्मॉल होगा उसका हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट मटेरियल। उनके अंदर जो ससेप्टिबिलिटी है वो हाई होती है, परमिएबिलिटी होती है वो भी हाई होती है। उसके बाद क्या है, जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होंगे उनके अंदर जो रिटेंटिविटी है वो क्या होगी, आपकी हाई होगी एज कम्पेयर टू कोरसिव फिल्ड। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट मटेरियल वो है जिनके अंदर जो मतलब शेप होगी वो थोड़ी सी वाई एक्सिस में हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस में उसका कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि रिटेंटिविटी है वो हमारे क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर जो हम कहते हैं कि जब हमारी फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है तब जितना मैग्नेटिज्म उसके अंदर रिसाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी कहते हैं। उसके बाद फिर क्या हो गया, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होंगे, जिनके अंदर जो हिस्टेरेसिस कर्व है उसका एरिया है वो ज़्यादा होगा, ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एज कम्पेयर टू सॉफ्ट मटेरियल। उसके बाद जो परमिएबिलिटी है वो भी क्या है, हमारी सॉफ्ट मटेरियल के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है। हाई वैल्यू ऑफ द कोरसिव फिल्ड। कोरसिव फिल्ड क्या होता है, हमारा फील्ड की वो वैल्यू जिसके ऊपर जो हमारा फील्ड की वो वैल्यू जिसके ऊपर हमारा मैग्नेटिज्म है वो क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ जो कोरसिव फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, किनके केस में, हार्ड में। और जो सॉफ्ट मटेरियल होंगे उनके अंदर क्या होगा, मतलब रिटेंटिविटी या फिर कहते हैं रेजिडुअल जो फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व, जो मतलब हिस्टेरेसिस कर्व अगर हमें मिल गई है, हमें सॉफ्ट मटेरियल का पता चल जाएगा, हमें हार्ड मटेरियल का पता चल जाएगा, हमें एनर्जी लॉसेस का पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम जनरली तीन जगह मेनली यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन परमानेंट मैग्नेट, हाई वैल्यू ऑफ द कोरसिव फील्ड है वो रिक्वायर्ड होता है इनके लिए। एग्जाम्पल है स्टील हो गया, एल्निको हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूस हमें साइक्लिक चेंज चाहिए, तो ये क्या कह रहा है कि जो रिटेंटिविटी है वो हमें ज़्यादा चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब एरिया है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट आयरन इसके लिए यूज़ की जाती है, प्रेफर की जाती है। ट्रांसफॉर्मर कोर है उसमें क्या हो गया कि मतलब ये भी कॉन्टिन्यूस चेंज है वो हम चाहते हैं मैग्नेटाइजेशन के अंदर, तो इसके अंदर भी जो सॉफ्ट आयरन है वो हमारा यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमने पूरा ओवरऑल जो कवर किया है कि भाई हिस्टेरेसिस कर्व क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन कर्व क्या होगी, हिस्टेरेसिस लूप क्यों बोलते हैं, अगर लूप वर्ड यूज़ किया जाता है तो क्यों किया जाता है, क्योंकि हम क्या यूज़ करते हैं, साइक्लिक चेंज ले रही हैं मैग्नेटिक फील्ड में और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटाइजेशन में जो भी चेंज आ रहा है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कहा कि मतलब एनर्जी लॉसेज हैं वो मतलब किससे पता चलेंगे, एनर्जी लॉसेज है BH कर्व का जो एरिया होगा हमें उससे फाइंड आउट कर लेंगे। और BH कर्व के एरिया के अकॉर्डिंग ही हम मटेरियल्स को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज सॉफ्ट मटेरियल एंड हार्ड मटेरियल। ठीक है, अगर एरिया कम है तो हम उसको सॉफ्ट मटेरियल कहेंगे, अगर एरिया ज़्यादा है तो हम उसको हार्ड मटेरियल कहेंगे। उसके बाद आपका उस एरिया के अकॉर्डिंग ही या फिर रिटेंटिव फील्ड कितना है, कोरसिव फील्ड कितना है, लॉसेस कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम तीन पार्ट में यूज़ करते हैं इनको, परमानेंट मैग्नेट के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, ट्रांसफॉर्मर कोर के लिए। थैंक यू ऑल।